नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ जॉन और एनी ये दोनों ने ही अभी उन सब स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था और ब्रेक देने के बाद अब वो भी अनिका और रोहित के रूम की तरफ बढ़ गए थे। इधर अब भूमिका भी उन सब के पास आ गई थी तो इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में यहाँ पर हंसराज मारवा ने यहाँ पर आयशा मारवा को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। हंसराज मारवा आयुष से कहते हैं तुम कुछ भी करके 4 दिन बाद आयशा को उस मार्केट तक लेकर जाना, बाकी का काम तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। लगता है कि वक्त आ गया है जब इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है। इस बार तो अब वो धनंजय भी यहाँ पर नहीं है जो अब की बार बीच में आकर हमारे प्लान को बिगाड़ देगा, क्योंकि इस बार तो जीत हमारी ही होगी। अब हंसराज की इस बात पर अब आयुष कहता है लास्ट टाइम क्या हुआ था पापा? आप कौन से समय की बात कर रहे हैं, क्या आप बताएंगे? आयुष के इस सवाल पर अब पंकज कहता है तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें जो कहा गया है बस तुम उसी काम पर ध्यान दो, उससे ज्यादा का काम मैं संभाल लूंगा। और हाँ, इस बार रोहित की मौत पक्की है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता अब की बार, क्योंकि ये चूहे बिल्ली वाला काम अब बहुत हो चुका है। अब की बार जो प्लानिंग बनाई गई है उससे तो अब की बार रोहित का पत्ता कटेगा ही कटेगा। अब हंसराज की ये बात सुनते ही अब आयुष कहता है कि रोहित की मौत के बाद उसे अनिका गुलेरिया का और उसके बच्चों का क्या करना है फिर? क्या आपने उनके बारे में कुछ सोचा है? और हाँ, अगर करण गुलेरिया इस बार बीच में आ गए तो, क्योंकि अगर अब की बार रोहित की मौत हो भी जाती और अगर उनके अनिका और उसके बच्चों का कुछ करेंगे तो ये तो डेफिनेटली करण बीच में आएंगे ही आएंगे। तो क्या उसके बारे में भी आपने कुछ सोचा है? आयुष की ये बात सुनकर अब पंकज मारवा कहते हैं कि हंसराज आयुष की बात में दम तो है। अगर करण बीच में आ गए तो जैसे पहली बार भी आया था जब हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया था। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं कि तुम उस करण गुलेरिया की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। वैसे तो वो हम तक पहुंच ही नहीं सकता है, लेकिन अगर वो पहुंचा भी है तो इसके बाद भी अगर वो वहां पर आया तो इसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। मुझे उस करण गुलेरिया के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस अब इंतजार है उस सांप के इस सपोले को खिलाने का। ये सुनते ही अब पंकज मारवा अब अपने मन ही मन में सोचते हैं कि ये जिसे सांप कह रहा है वो तो जंगल का वो शेर था जिसे काबू में करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। 15 साल पहले की उसकी दहाड़ मुझे आज भी याद है, जिस तरह से वो उस समय हमारे ऊपर दहाड़ा था। उसका बेटा रोहित बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है, क्योंकि ये चीज तो हमने रोहित में भी देखी है। पूरे पेरिस में धनंजय भाई का बस नाम ही काफी था। आज भी उसके दुश्मनों में उसके नाम का खौफ जिंदा है। पंकज मारवा भी अपने ख्यालों में ही ये सब सोच रहे थे कि तभी उसके कानों में अब फिर से हंसराज मारवा की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर पंकज मारवा को ही कह रहे थे क्या हुआ पंकज, कहाँ खो गए हो तुम, क्या सोच रहे हो? अब अपने भाई की आवाज को सुनकर अब पंकज मारवा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही कहते हैं अरे नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। जहाँ पर ये सभी अभी आयशा मारवा को किडनैप करने का प्लान बना चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में धीरज ने भी आज अपना पूरी तरह से अपना मन बना लिया था कि आज वो हर हाल में ऑफिस में जाकर रोहित से मिलेगा, क्योंकि बहुत हो चुका है। मैं जानता हूँ रोहित मुझसे नहीं मिल रहा है, लेकिन अब की बार मैं उसका कोई भी बहाना नहीं चलने दूंगा। आज मैं उसके ऑफिस में ही जाकर मिलूंगा। अपना मन बनाकर अब यहाँ पर धीरज मारवा भी अपने रूम से बाहर निकलकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अनिका भी आर्या मूर्ति बनकर पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में पहुंच जाती है।
अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद वो अब स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है। तो रास्ते में ही जितने भी उसे स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट और वहाँ पर उसका स्टाफ मिल रहे थे, वो सभी अब उसे टाइम विश करते हुए जा रहे थे। तो वहीं अनिका भी उनकी इस विश का जवाब देते हुए स्टाफ रूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अनिका जब स्टाफ रूम में पहुंचती है तो वहां पर कुछ प्रोफेसर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आर्या वहां पर जाने के बाद अब वहां पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो वहीं पर ही केल्विन के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर तक वेट करने के बाद भी जब केल्विन वहां पर नहीं आया तो तब अनिका ने जब अपनी वॉच में देखा तो समय बहुत ही ज्यादा हो चुका था। इसलिए अब अनिका ने अपने पास में बैठे हुए प्रोफेसर से पूछना ही सही समझा। इसलिए उसने प्रोफेसर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर केल्विन डिजिल्वा कहाँ है? अब अनिका की इस बात पर अब वो प्रोफेसर कहती हैं, लगता है कि आप काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर आई हैं। अगर आपको तो शायद खुद भी इसके बारे में पता होता अगर आप यहाँ पर आई होती। एनीवे अभी वो इतना ही कहती है, तब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी अब अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर अब वो प्रोफेसर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मिस आर्या मूर्ति, केल्विन को हमारे एचओडी मिस्टर रोहित मारवा ने उन्हें प्रमोट कर दिया है। अब वो सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं है, बल्कि वो अब हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। उस प्रोफेसर की ये बात सुनते ही अब अनिका बड़ी बड़ी आंखों से बस उस प्रोफेसर को ही देख रही थी कि आखिर वो क्या कह रही है। और अब वो उसकी बातों को समझते हुए अब वो कहती है, मतलब इस वक्त केल्विन कहाँ पर है? इस बात पर अब वो प्रोफेसर कहती है, बस यही तो एक बात मुझे हमारे एचओडी की बिल्कुल ही स्ट्रेंज लगी। उन्होंने केल्विन को प्रमोट तो किया है, लेकिन उनकी क्लासेस का शेड्यूल को बहुत ही टाइट कर दिया है। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई यहाँ पर कॉलेज का हेड बन जाता हेड बन जाता है तो फिर वो अपने क्लासेस के शेड्यूल उसका थोड़ा सा कम कर दिया जाता है या उससे बिल्कुल ही ले लिया जाता है। लेकिन हमारे एचओडी ने तो उसकी क्लासेस के शेड्यूल को भी बढ़ा दिया है और उसे कल्चरल डिपार्टमेंट का हेड भी बना दिया है। उस बेचारे के पास तो अब सच बताऊं तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये सुनकर तो अब अनिका को इस वक्त रोहित के ऊपर सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर कब तक मिस्टर मारवा केल्विन के साथ ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि पीछे भी एक बार रोहित ने ऐसा ही किया था। अनिका ये सब सोचते हुए अभी सोचती है कि आखिर कब तक मिस्टर मारवा केल्विन के साथ ऐसे ही करेंगे, अब तो बहुत हो चुका है। कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका ने अपना फोन निकाला और जॉन को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा कि जॉन, जल्दी से रोहित बनकर केल्विन के शेड्यूल को रीशेड्यूल करो, उसकी क्लासेज को थोड़ा सा कम करो क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले उसे एटलीस्ट 1 वीक की लीव दो, क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा ही काम का प्रेशर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे अब कुछ समय के लिए रेस्ट मिले, वो पहले कुछ आराम कर सके और उसके बाद उसकी क्लासेस को रीशेड्यूल करो। इतना लिखने के बाद अनिका उस मैसेज को जॉन को सेंड कर देती है और अब वो अपनी जगह पर बैठकर अब केल्विन का वेट करने लगती है। अनिका जानती थी कि उस प्ले के बाद अनिका ने एक बहुत ही लंबी छुट्टी ली है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो वैसे भी यहाँ पर दोबारा आने वाली नहीं थी, क्योंकि अनिका का जो मिशन था यहाँ के लिए वो अब उसकी तरफ से पूरा हो चुका था। अगर आज उसे मोनिशा ने फ़ोन नहीं किया होता और केल्विन के बारे में उसने पूछा नहीं होता तो शायद अनिका आज भी यहाँ पर नहीं आती। और अब वो मन ही मन यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि वो आज यहाँ पर आई, वरना उसे तो पता भी नहीं चलता कि कब तक केल्विन को रोहित के इस टॉर्चर को झेलना पड़ता। क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो फिर तो केल्विन ऐसे ही रोहित के टॉर्चर को झेलता रहता। जहाँ एक तरफ अनिका केल्विन के आने का वेट कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में जॉन, जो कि अभी भी एनी के साथ लैब में ही था। जैसे ही उसने अब अपने फ़ोन के मैसेज टोन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अब अपना फ़ोन जल्दी से निकाल कर देखा तो उस पर उसके एनी का मैडम का मैसेज आया हुआ था।
जैसे ही जॉन ने पूरा मैसेज पढ़ा तो वो कुछ देर तक सोचने लगा और उसके बाद ही उसने अब रिप्लाई किया कि ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। जॉन अब अपनी पॉकेट से अब रोहित मारवा का फ़ोन निकालकर अब उसका ईमेल ओपन करता है और अब वो सारी ही चीज़ों को टाइप कर देता है जैसे जो कि अनिका ने उसे करने के लिए बोला था। अब उसी के अनुसार जॉन अपना पूरा मैसेज लिखने के बाद अब वो रोहित मारवा का डिजिटल सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद अब जॉन इस ईमेल को केल्विन डिजिल्वा को मेल कर देता है और इसकी एक कॉपी साथ के साथ कॉलेज के ग्रुप में भी डाल देता है। यानिका के कहने पर जॉन ने अपना काम रोहित के बिहाफ से पूरा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इधर कॉलेज में केल्विन, जो कि अभी भी अपनी क्लासेस ले रहा था क्योंकि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो भी ये उसकी क्लासेस का टाइम था, इसलिए जैसे ही अब उसकी क्लास ख़त्म हुई तो अब वो अपने सभी स्टूडेंट से पूछता है एनी डाउट। अब केल्विन की इस बात पर अब सारे ही स्टूडेंट कहते हैं नो सर। ये सुनते ही अब केल्विन भी कहता है थैंक यू क्लास। ये कहते हुए ही केल्विन अब वहाँ से अपनी क्लास को लेने के बाद जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से अपनी बुक्स को उठाता है और निकलता है तभी एक पीएन अब उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वो पीएन उसके पास आकर कहता है सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उसके पीएन की ये बात सुनकर अब केल्विन उसके चेहरे की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि जब भी ये पीएन अब उसके पास आता है तो वो उसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर काम का प्रेशर लेकर ही आता है, इसलिए वो बेमन से अब उसकी तरफ देखता है। जबकि उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि अब ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है, मेरे पास तो पहले भी मरने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए अब वो बेमन से बस उस पीएन जो किसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन किस बात का? अब कौन सा शेड्यूल मेरा बढ़ाने के लिए आए हो? अब उस केल्विन की बात को सुनकर अब वो पीएन कहता है सर हमारे एचओडी मिस्टर रोहित मारवा ने आपको 7 डेज की छुट्टी दी है, मैं इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ। अब पीएन की इस बात को सुनकर अब केल्विन एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है कि भला रोहित मारवा उसके शेड्यूल को जिसने इतना टाइट कर दिया था वो उसे भला 7 दिन की छुट्टी कैसे दे सकता है। उसे उसकी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए अब केल्विन के मुंह से सीधे ही निकल जाता है व्हाट आर यू सेइंग। तभी वो पीएन फिर से कहता है हाँ सर आपको छुट्टी मिली है और हाँ आपके टाइट शेड्यूल को फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया है। ये सुनते ही अब केल्विन तो बस फटी फटी आंखों से बस पीएन को ही देख रहा था, क्योंकि एक तो उसे अपनी 7 दिन की छुट्टियों का कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से जो उसका अब तक इतना टाइट शेड्यूल चल रहा था वो अब फिर से उसका बर्डन कम होने वाला था। उसे आज अपनी किस्मत पर और उस पीएन की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि केल्विन तो अब अपनी एक होप छोड़ ही चुके थे कि कभी इस कॉलेज में उसका शेड्यूल इतना लाइट होगा भी या नहीं। और अब वो उससे कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी भी केल्विन को कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए केल्विन की बात सुनते ही अब वो पीएन फिर से कहने लगता है सर आपने अपना शायद ईमेल चेक नहीं किया है, इसलिए पहले प्लीज़ आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ फिर प्रिंसिपल सर आपके काम से बहुत ही खुश हुए हैं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने मुझे खुद आपको ये कहने के लिए बोला है एंड एंजॉय योर हॉलीडे। ये कहते हुए ही वो पीएन अब वहाँ से चला जाता है। यहाँ केल्विन अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। उसके साथ क्या हुआ है, कुछ देर तक वो अभी शौक में ही था, लेकिन स्टूडेंट की अब जैसे ही आवाज़ आई उसके कानों में तो अब उन स्टूडेंट की आवाज़ से वो अब अपने सेंस में आता है और अब वो अपना फ़ोन निकाल कर सबसे पहले अपने ईमेल को चेक करने लगता है कि अभी अभी सर्वेंट उस पीएन ने जो उसे कहा वो सच भी था या नहीं। अब उसे अपने फ़ोन को जैसे ही खोलकर अब वो उसके ईमेल सेक्शन पर जाता है तो उस पर सच में एक ईमेल आया हुआ था, जो कि पियोन ने अभी अभी जैसे उसे कहा था। इसमें पूरी की पूरी ईमेल को पढ़ने के बाद तो अब केल्विन की आंखों में अचानक से एक चमक आ गई थी, जो शायद काफ़ी लंबे समय के लिए कहीं खो सी गई थी। और अब वो ऊपर की तरफ देखकर अब कहता है ओ गॉड थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू।
ये कहते हुए ही केल्विन अब अपने कदमों को स्टाफ रूम की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब केल्विन स्टाफ रूम में पहुंचता है तो सामने वहां पर आर्या को देखकर अब केल्विन एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में आर्या यहाँ पर आई हुई है। इसलिए आर्या को वहाँ पर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए वो अचानक से ही कहता है, आर्या क्या तुम ही हो? वट अ प्रेजेंट सरप्राइज, ओ माई गॉड, अब टुडे इज द बेस्ट डे फॉर मी। एक ही दिन में दो मिरेकल्स, आई कांट बिलीव। केल्विन की आवाज़ को सुनकर अब अनिका अपनी जगह से जल्दी से उठ जाती है और अब वो उठकर खड़ी होती है और अब वो केल्विन से कहती है, हाउ आर यू केल्विन? अब अनिका की इस बात पर अब केल्विन कहता है, आई एम गुड आर्या, लेट्स गो फॉर कॉफी इन अवर कैंटीन। इस बात पर अब अनिका भी कहती है, ऑफ कोर्स केल्विन, लेट्स गो। वैसे अब तुम कैसे हो? वैसे तो केल्विन को देखकर अनिका को मन ही मन बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि केल्विन की आंखें एकदम पूरी तरह से सूजी हुई थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था न जाने कितने ही दिनों से वो एक चैन की नींद सोया भी ना हो। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ही ज्यादा हो गए थे। कुछ ही देर के अब वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो दोनों कैंटीन में आ गए थे। अब वहाँ कैंटीन में जाने के बाद वो दोनों ही अब एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर केल्विन अब वहाँ के स्टाफ से अब कहता है, प्लीज़ 2 कप कॉफ़ी। इस बात पर अब एक वेटर कहता है, श्योर सर, आप बैठिए। ये कहते हुए ही वो काउंटर के पास चला जाता है। यहाँ केल्विन अब वहाँ पर बैठा हुआ था, इसलिए वो अब अनिका से कहता है, ओ आर्या, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए सच में कितनी लकी हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितनी लकी हूँ, इसलिए तुम ही बता दो। अब अनिका की इस बात पर अब केल्विन अनिका को सारी ही बातें बताने लगता है कि जिस दिन उसका प्ले खत्म हुआ था और दूसरे ही दिन जब वो कॉलेज में आया था तो उसे अपने प्रमोशन की खबर मिली थी। जैसे ही केल्विन को यहाँ पर अपने प्रमोशन की खबर मिली थी, अब केल्विन बताता है कि उस दिन वो सच में बहुत ही खुश हुआ था, क्योंकि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ये खुशी उसकी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली थी, क्योंकि तभी जस्ट इसके बाद ही जब उसे पता चला कि उसकी पूरी क्लास डाउट सेशन और उसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट को भी अब उसे अकेले ही संभालना है, तो ये सब सुनकर तो अब उसके होश ही उड़ गए थे। इन सब बातों को सुनकर उसकी खुशी पल भर में ही कहीं गायब हो गई थी और उसे साथ के साथ ये भी पता चला कि अब से उसका कोई भी फ्री लेक्चर भी नहीं होने वाला था। और इतना ही नहीं बचा संडे, तो संडे को भी उसको डाउट सेशन लेने के लिए साथ साथ कल्चरल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम को भी संभालना था। केल्विन अब यहाँ पर अपनी पूरी ही आप बीती अब अनिका के सामने कह सुनाता है। केल्विन की ये सारी ही बातें सुनकर अब अनिका को उसके लिए फिर से बुरा लग रहा था और साथ के साथ उसे रोहित के ऊपर भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कुछ देर में अब तक उन दोनों की कॉफ़ी भी वहाँ पर आ गई थी। दोनों अभी साथ में ही कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी कॉफ़ी पीते पीते इधर उधर की बातें भी करते रहते हैं। अनिका ने बातों ही बातों में अब केल्विन से मोनिशा की शादी का भी जिक्र कर दिया था, जिसे सुनकर अब केल्विन का चेहरा एकदम से मुरझा गया था, क्योंकि जैसे ही अनिका ने मोनिशा का नाम लिया तो एक पल मोनिशा का नाम सुनकर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे थे। लेकिन जब उसकी शादी की बात कही तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी हो। अब केल्विन अनिका की बातों को सुनकर अब अनिका से कहता है, देखो आर्या, अगर तुम मोनिशा की शादी में जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे चलने के लिए बिल्कुल भी फोर्स मत करो, क्योंकि मैं उसकी शादी में नहीं जा पाऊंगा। और वैसे भी वो मोनिशा रोज़ फ़ोन करके मेरा दिमाग ख़राब करती रहती है, इसलिए मैं तो अब उसकी शादी में नहीं जाने वाला हूँ। केल्विन अब यहाँ पर अनिका को सीधे सीधे ही मना कर रहा था मुझे, इसलिए अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तो जो ये 7 दिन की छुट्टी मिली है ना, मैं बता नहीं सकता। इसके बारे में सोच कर मैं कितना खुश हो रहा हूँ। मैं बस उसे ही अकेले ही इंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि इन 7 दिन की छुट्टियों को मैं इधर उधर घूम कर बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसे के बाद मैं अब इन छुट्टियों को एंजॉय करने वाला हूँ। यहाँ केल्विन और अनिका बातें ही करते हैं। कुछ देर के बाद अब अनिका
कैल्विन से कहती है, देन ओके कैल्विन, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब कैल्विन भी कहता है कि वैसे वैसे तुम यहाँ पर आई क्यों हो? मेरा मतलब है कि काफ़ी वक्त से तो तुम यहाँ पर नहीं आई थी ना। और हमारे एचओडी वो तो ऑनलाइन ही सारे मीटिंग्स और शेड्यूल को बनाकर ग्रुप में सेंड कर देते हैं। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुमने अपनी लीव एप्लीकेशन दी थी क्या उस एचओडी को? अरे सच में, अगर आर्या तुमने ऐसा नहीं किया है तो उस एचओडी को जरूर अपनी लीव एप्लीकेशन दे देना अगर तुम नहीं आ रही हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसी हालत उस एचओडी ने मेरी कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी भी वही हालत कर दे। वो क्या है ना कि ग्रुप में भी तुम्हारा जिक्र भी नहीं कोई भी नहीं करता है, तो मुझे लगा कि शायद तुमने लीव एप्लीकेशन दी होगी। इस बात पर को सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे अभी कुछ पर्सनल काम है, मैं अपने उन पर्सनल काम में बिजी हूँ, इसलिए कॉलेज में मैं नहीं आ रही हूँ। इधर कैल्विन और अनिका दोनों बातें करते हुए ही अभी धीरे धीरे कॉलेज के कैंपस से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अभी कॉलेज के कैंपस के बाहर पहुंचते हैं तब कैल्विन अब अनिका से कहता है, वैसे आर्या, मुझे अच्छा लगा कि इतने वक्त के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आई। थैंक यू फॉर दिस। इस बात पर अब अनिका कहती है, थैंक यू अगर कहना है ना तो प्लीज़ मुझे मत कहो, मोनिशा से कहो। इस बात पर को सुनकर अब कैल्विन एकदम से ही कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मोनिशा से बात हुई है, एम आई राइट? कैल्विन की इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अब कहती है कि हाँ, मुझे मोनिशा ने ही बोला था और इसीलिए ही मैं कॉलेज में आई थी। अब ये सारी बातें करने के बाद अब अनिका कैल्विन को बाय बोलकर अब वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ अभी कैल्विन भी अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि कैल्विन अब अपनी 7 दिन की छुट्टियों को सुनकर बहुत ही खुश था। वो बस अपना गाने गुनगुनाता हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। इधर अनिका भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को अपने पैलेस की तरफ ले लेती है। जब अनिका ड्राइव कर रही थी तो अभी भी अनिका के दिमाग में अपने पापा करण गुलेरिया की बात ही घूम रही थी, क्योंकि करण गुलेरिया ने उसे रोहित के बारे में जो कहा था कि उसे धनंजय के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि धनंजय इतने लंबे अरसे के बाद अब उसके साथ रहने के लिए आया है, क्योंकि धनंजय कितने लंबे समय तक तो कोमा में था। इसलिए वो भी अभी यही चाहता है कि रोहित उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इसलिए अब करण गुलेरिया की कही हुई बातें अपने मन में ही अनिका सोच रही थी। अब अनिका सोचती है कि इससे पहले कि मिस्टर मारवा और उसके पापा के बीच में काम की वजह से कोई भी गलतफहमी हो, मुझे जॉन को उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना होगा, क्योंकि अब जॉन ही है जो कि इस पूरे के पूरे मामले को अच्छी तरह से संभाल सकता है। अब मुझे जॉन को ही कहना होगा कि उसे पापा के साथ कैसे बिहेव करना है, उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन अब मुझे देने ही होंगे, ताकि वो रोहित की एब्सेंस में यहाँ पर सब कुछ संभाल ले और पापा को भी किसी भी तरह से बुरा ना लगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पापा ने क्या ही गलत कहा है, क्योंकि धनंजय पापा इतने लंबे वक्त के बाद अपनी ज़िंदगी में वापस आए हैं, उनका भी तो मन ही करता होगा ना अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने का। यही सब सोचते हुए अनिका पेरिस की सड़कों पर अपनी गाड़ी को दौड़ाती है। अनिका भी अपने पैलेस गाड़ी को दौड़ाते हुए अब जल्द ही वो अपने पैलेस के अंदर पास पहुंच जाती है। पैलेस के अंदर आने के बाद अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी को बेसमेंट में पार्क करती है और अब अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो अपने कमरे में ना जाकर सीधा ही अब वो लैब की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद अब वो जैसे ही लैब में पहुंचती है तो वो देखती है कि एनी और जॉन ये दोनों ही अभी राजीव गुलेरिया के वार्ड में ही थे, क्योंकि जिस वार्ड में उसने राजीव गुलेरिया का ऑपरेशन किया था वो अभी उसी को ही वार्ड में उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अनिका अब वहां पर जाती है और वहां पर जाने के बाद अब जॉन से कहती है, एनी इम्प्रूवमेंट? अब इस अनिका की इस बात पर इससे पहले कि जॉन कुछ भी कहता तभी एनी कहती है, नॉट नाउ मैम, इन्हें अभी भी अंदर ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा। ये सब एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है, फिर कुछ दिन इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे जरूर बताना। इस बात पर अब
किंग की स्टैचू कहती है, ओके मैडम। इधर अनिका अब जॉन को देखकर अब कहती है, जॉन एक बार तुम मेरे साथ आना। अब अनिका की ये बात कहते हुए ही अब अनिका वार्ड से बाहर निकल कर आ जाती है, तो वहीं जॉन भी अब उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो अब उसके पीछे आने के बाद जब अनिका वहां वार्ड से बाहर निकल गई, तब वो अब अनिका से कहता है, हाँ मैम कहिए। जॉन की इस बात पर अब अनिका कहती है कि देखो जॉन, तुम इस वक्त रोहित मारवा हो, तुम्हें अपने रोहित सर के रोल को पूरी तरह से निभाना है, और यहाँ पर तुम्हारे पापा आए हुए हैं यानी कि धनंजय पीरामल है। तुम्हें उनके साथ अब रोहित बनकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा, कुछ देर तक ऐसे ही बातें करो। ये सुनते ही अब जॉन कहता है, अगर मैडम उन्हें मुझ पर शक हो गया कि मैं रोहित नहीं बल्कि मैं तो एक मशीन हूँ, मैं एक रोबोट हूँ, तो फिर क्या होगा। जॉन की इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि उन्हें तुम पर बिल्कुल भी शक ना हो। इस बात पर अब जॉन कहता है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। यहाँ जॉन और अनिका एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही वो दोनों अभी अनिका के रूम में आ जाते हैं। तो वो दोनों अब अपने रूम से होते हुए सीधा ही हॉल में आते हैं। जैसे ही वो हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि आकाश और आलिशा दोनों ही यहाँ पर हॉल में बैठे हुए थे, और उनके साथ साथ अब यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल भी वहीं पर ही थे। भूमिका इधर अपने फोन से किसी से बात कर रही थी, और वो किसी से बात करते हुए जब अपने रूम से निकली, तो जैसे ही वो रूम से निकली तो उसे सामने से रोहित और अनिका आते हुए दिखाई दिए। रोहित और अनिका को आता हुआ देखकर अब वो उनके पास जाती है, और अब वो उनके पास जाकर अब भूमिका सीधे ही कहती है, एनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, भूमिका मैं एनी नहीं हूँ, मैं अनिका हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही भूमिका अब जॉन की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम अनिका हो तो इसका मतलब कि ये रोहित है, जॉन नहीं। इस बात पर अब अनिका फिर से कहती है, नहीं ये जॉन ही है, रोहित नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब ये सुनते ही अब भूमिका अनिका को एकदम से गले लगा लेती है, और अब वो उसे गले लगा कर कहती है, ओह कितना मिस किया है मैंने तुम्हें। भूमिका को अब अपने गले लगाकर अब अनिका भी कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रात से कहाँ गायब हो। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हारी एब्सेंस में क्या हो गया है। अब अनिका की इस बात पर अब भूमिका कहती है, पूछो मत यार, कैप्टन सुजैन ने हमें फोर्स कर करके हम बहुत ही परेशान किया हुआ है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा दबाव डाल रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनकी टीम को ज्वाइन कर लें, लेकिन हम अभी उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे भी कुछ रीजन है, हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है कि जितना आसान कैप्टन सुजैन को ये मिशन लग रहा है ना, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कैप्टन सुजैन को तो लग रहा है वो बस मिनटों में इस मिशन को पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम सभी अभी अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस को ही करते रहो। हम में से किसी को भी अंदाजा भी नहीं है कि दुश्मन किस तरह से हम पर वार कर सकते हैं। जब तक जॉन और एनी तुम्हें ना कहें कि तुम सब उस गांव में जाने के लिए तैयार हो गए हो, तब तक तुम कोई भी वहां पर जाने के बारे में सोचना भी मत। अनिका की इस बात पर अब भूमिका कहती है, यार मैं समझ रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन तुम इंस्पेक्टर विकास को भी तो जानती ही हो ना कि वो कैसे स्वभाव के हैं। वो तो बस जिद कर रहे हैं कि उन्हें ही कल ही कैप्टन सुजैन की टीम को ज्वाइन करना है। और इस बात पर को सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये इंस्पेक्टर विकास हर मिशन में हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। वो किसी भी काम को उसके तरीके से क्यों नहीं होने देते। इस काम अच्छा भूमिका एक काम करो, इस एक बार उन्हें समझाओ, अगर वो फिर भी ना समझे तो उन्हें जाने दो, क्योंकि फिर वो वहां पर अकेले ही चले जाएंगे। यहाँ पर अब ये सभी बातें कर ही रहे थे। अब जैसे ही उन सब की बातें खत्म होती हैं तो अब अनिका कहती है कि नीचे चलते हैं। यहाँ भूमिका भी अब अनिका से कहती है, मुझे समझ में आता है कि तुम राजीव गुलेरिया को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। भूमिका की इस बात पर अब अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है
कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये डिसीजन भूमिका मैंने नहीं लिया है, ये डिसीजन मेरे दोनों पापाओं ने लिया है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका अनिका को अब हैरानी से देखने लगती हैं, क्योंकि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता।